हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड के IAS है रणेंद्र कुमार, जिनको कि वर्ष 2020 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में उनके बारे में देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देखते हैं जो झारखंड के IAS हैं रणेंद्र कुमार, उनके बारे में। उन्हें 2020 का श्री लाल शुक्ल स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये उनकी पिक्चर है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और चलिए इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देखते हैं। झारखंड के IAS एवं डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान के निदेशक रणेंद्र कुमार को साल 2020 के लिए श्री लाल शुक्ल साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है। आदिवासी जीवन को अपनी लेखनी का विषय बनाने वाले लेखकों में रणेंद्र कुमार का नाम विशेष रूप से उभर कर सामने आता है। वे आदिवासी बाहुल्य राज्य झारखंड से विशेष रूप से संबंध रहे हैं और वहाँ के आदिवासी समुदायों की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं और अंतः संबंधों से रूबरू होते रहे हैं। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण एवं विकास के प्रभाव की दृष्टि और अन्वेषक भी रहे हैं। इस क्रम में चिंता मनन की प्रक्रिया और अपने उद्भवित अनुभव जगत से उन्होंने आदिवासी जीवन को लेकर एक साहित्यिक अभियान चलाया है। तो खासकर ये झारखंड के जो आदिवासी हैं उनके बारे में यहाँ पर उन्होंने उनकी सांस्कृतिक सामाजिक जो व्यवस्था है, समुदाय है, उनके बारे में उन्होंने गहन रिसर्च की है। ठीक है। और उन्होंने जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस क्रम में चिंतन मनन की प्रक्रिया और अपने उद्भाविक अनुभव जगत से उन्होंने आदिवासी जीवन को लेकर एक साहित्यिक अभियान चलाया है। तो उनकी बहुत सारी किताबें हैं जो साहित्य है जो कि आदिवासी जनजातीय पर आधारित है, उनकी कल्चर पर, उनकी रहन सहन पर, उनके जो देवी देवता हैं उन पर, सारी चीज़ों पर, उनके सारे बिंदुओं पर उन्होंने रिसर्च किया है। सर्वप्रथम सन 2009 में ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उपन्यास था। उस पुस्तक का नाम था ग्लोबल गांव के देवता। ठीक है। इस उपन्यास का नाम क्या था, पुस्तक का नाम था, जो कि पहला इनका पुस्तक था। वर्ष 2009 में ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास को लेकर साहित्य जगत में प्रवेश करते हैं और आदिवासी समुदाय असुर के जीवन का संतप्त एवं संक्षिप्त आख्यान प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात उसके बाद यहाँ पर वर्ष 2014 में वे पुनः आदिवासी समुदाय मुंडा के जीवन संघर्ष को 51 अध्यायों में विस्तृत गायब होता देश, ठीक है, एक फिर यहाँ पर उनका उपन्यास आया था वर्ष 2014 में, गायब होता देश शीर्षक उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो पहला जो इनका था ग्लोबल गांव के देवता और दूसरा जो था इनका पुस्तक वो था गायब होता देश। और चूंकि रणेंद्र राज्य प्रशासनिक सेवा में कार्यरत है और कार्यरत थे, अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं अब, तो इस सिलसिले में उन्होंने चेरो, खरवार, मुंडा, उरांव, नगेसिया, बिरहोड़, असुर, बिरजिया आदि अनेक आदिवासी समुदायों के बीच रहने, घुलने मिलने, सुख दुख में भागीदार होने का अवसर उनको मिला है। अतः यह देखना रोचक एवं महत्वपूर्ण होगा कि वे अपने उपन्यासों के माध्यम से आदिवासी जीवन का यथार्थ किस रूप में उपस्थित कर रहे हैं और किस प्रकार की सच्चाई से वे पाठकों को अवगत कराना चाहते हैं और किस प्रकार की चेतना अपने रचना कर्म से प्रसारित करना चाहते हैं। तो ये उनकी काफ़ी यहाँ पर गहन रिसर्च है। वो जहाँ भी जिस भी समुदाय में जाते हैं वो घुल मिल जाते हैं और वहाँ की संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं और उसी को वो पुस्तक में लिखते हैं। रणेंद्र के उपन्यासों के अध्ययन से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि आदिवासी समाज सहजीविता, सह अस्तित्व और समानता की अवधारणा को जीने वाला समाज रहा है। गायब होता देश उपन्यास के पात्र वीरेन मुंडा के शब्दों में सबकी इज्जत करना, सम्मान करना, कम में संतोष करना और ज्ञान बढ़ाना यही जिंदगी का मकसद था। तो इसमें काफ़ी जो है महत्वपूर्ण लाइन ये यहाँ पर है, अंडरलाइन करने लायक है यहाँ पर, कि सबकी इज्जत करना, सम्मान करना, कम में संतोष करना और ज्ञान बढ़ाना यही जिंदगी का मकसद था। और लिसूरियन मुंडा का जो एक लक्ष्य का प्रतिफल उनकी संस्कृति में भी देखने को मिलता है। न तो उनमें सब कुछ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेने की लालसा ही देखने को मिलती है और न ही अंतहीन उपभोग की प्रवृत्ति को देखने को मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो कि
इस किताब में जो देखने को मिलेंगे जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे। उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति के स्थान पर उपयोगितावादी संस्कृति को और वर्चस्ववादी संस्कृति के स्थान पर समरसतावादी संस्कृति को ग्रहण किया है। ठीक है। गायब होता देश उपन्यास के पात्र सोमेश्वर सिंह मुंडा के अनुसार अपने मूल में ही धन, समृद्धि और ताकत, वर्चस्व के खिलाफ है हमारी संस्कृति। तो जो उसमें जो गायब होता देश उपन्यास है उसमें यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है कि जो धन समृद्धि है और ताकत वर्चस्व है वो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। प्रकृति से उतना ही लेना जितना हमारा समुदाय को ज़रूरत है, ताकि अगली पीढ़ी को वैसे ही प्रकृति और बेहतर रूप में सौंप के जाए। अर्थात स्व केंद्रित और संग्रहशील प्रवृत्ति को इस समाज में सर्वदा अभाव है, जो कि भविष्य की पीढ़ी के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। अन्यथा उनके लिए जीवन अत्यंत ही दुष्कर हो जाएगा। नहीं उन्हें स्वच्छ जल, वायु, खाद्य सामग्री ही प्राप्त होगी और न ही स्वस्थ पर्यावरण, जिसका आभास अभी से ही मिलने लगा है। ये सारी बातें उस उपन्यास में कही गई है, लिखी गई है। किंतु विडंबना देखिए कि इस भविष्य रक्षी आदिवासी संस्कृति को ही हेय का पिछड़ा माना जा रहा है। नरेंद्र अपने उपन्यासों में इस हेय समझने वाले दृष्टिकोण को यहाँ पर देख लीजिए बखिया उधेड़ देते हैं और साथ ही इस दृष्टिकोण का तल्ख स्वरों में विरोध भी करते हैं। वे अपने उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता का प्रारंभ ही उस छद्म आवरण को निरावृत करते हुए करते हैं जिसमें आदिवासियों को इस देश का विशिष्ट सांस्कृतिक समुदाय होने की घोषणा की गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वो अपनी धर्म को भी लेकर जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनकी अलग धर्म कोड, सरना धर्म कोड जो है वो लागू किया जाए। किंतु उन्हें आज भी बर्बर, जंगली, असभ्य, नक्सली एवं हिंसक आदि ही समझा जाता है। उपन्यास का प्रारंभ ही एक गैर आदिवासी शिक्षक की उस मानसिकता के साथ होता है जिसमें वह आदिम जनजाति परिवार की बच्चियों की शिक्षा हेतु आदिवासी क्षेत्र में नियुक्ति को माँ द्वारा पिछली रोटी खिलाने का प्रतिफल मानता है, अर्थात अपना दुर्भाग्य समझता है और पोस्टिंग टलवाने की पुरजोर कोशिश करता है। इसके पीछे कारण उसका असुर आदिवासियों के संदर्भ में पूर्वग्रह था, जिस पर वह अंततः अपना क्षोभ प्रकट करता हुआ कहता है कि असुरों के बारे में मेरी धारणा थी कि खूब लंबे चौड़े काले कलुट, भयानक दांत वांत निकले हुए, माथे पर सींग वींग लगे हुए लोग होंगे, लेकिन लालचन को देखकर सब उलट पुलट हो रहा था। बचपन की सारी कहानियां उल्टी घूम रही थी। यह छरहरी सलोनी भी असुर ही है। जैसा कि आप सभी पुस्तक में पढ़ते होंगे सिंह बोंगा, तो आपके मन में ये सब बातें ख्याल आती होंगी कि जो यहाँ पर असुरों के बारे में कि खूब लंबे चौड़े काले कलुटे, भयानक दांत वांत निकले हुए, माथे पर सिंग विंग होंगे, इस तरह के आपके मन में चरित्र आता है। लेकिन जो वास्तविक में आप देखिएगा तो ये सारी चीज़ें ही आपको यहाँ पर विपरीत नजर आएंगी। यह छरहरी सलोनी भी असुर ही है, यह जानकर मेरी हैरानी बढ़ गई थी। हफ्ता भर से इसे देख रहा हूँ, न सूप जैसे नाखून दिखे, न खून पीने वाले दांत। कैसी कैसी गलत धारणाएं पर खुद पर ही अजीब सी शर्म आ रही थी। किंतु उन लोगों का क्या करें जो इन गलत धारणाओं को सत्य ही मान बैठे हैं और अपना व्यवहार भी इसी अवधारणा से नियंत्रित करते हैं। तो एक जो अवधारणा बनाई जाती है लोगों को मन में लेकर, जब वास्तविकता से आपकी परिचित होती है, जब परिचित होते हैं आप, तो कुछ ही और दृश्य देखने को आपको मिलती है। गायब होता देश उपन्यास के मिसिर मास्टर हो या फिर ग्लोबल गांव देवता के मिंज मैडम हो, इन्हें आदिवासी छात्र पढ़ने के योग्य समझ नहीं आते। कारण यही वही उनका आदिवासियों के प्रति हे दृष्टि है। गलत नज़र से वो देखते हैं आदिवासियों को। आदिवासी शैक्षिक योजनाओं की सफलता का एक बड़ा कारण है कि दृष्टिकोण भी है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास की प्रिंसिपल मिंज मैडम तो आदिम जनजाति की बच्चों की शिक्षा के लिए खुले पीटीजी गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल में उनके प्रवेश के लिए कोई भी प्रयास नहीं करती, अपितु कथावाचक, शिक्षक पात्र, ये सब सारे पात्र जो है वो उपन्यास के हैं। ठीक है। शिक्षक पात्र लालचन असुर और रुमझुम असुर की संदर्भ में शिकायत पर बच्चियों को ढूंढ कर लाने और टेस्ट द्वारा प्रवेश देने की बात कहती है। मिस व्यवस्था में सुधार की प्रश्न पर भी उनका गैर जिम्मेदाराना और हे दृष्टिकोण उभर कर सामने आ जाता है कि इन मकई के घट्टा खाने वालों को यहाँ भात दाल मिल जाता है, वही बहुत है। तो ये दृष्टिकोण है, देखने का नज़रिया है आदिवासियों को। अब आप अपने हिसाब से क्यों सोचते हैं? कौन इन्हें अपने घरों में खीर पूड़ी भेंटाता है कि आप
उपमेष व्यवस्था में सुधार के लिए मरे जा रहे हैं। कितना निकृष्ट और क्षोभनीय दृष्टिकोण है। ऐसा ही अशोभनीय और निकृष्ट दृष्टिकोण गायब होता देश उपन्यास के मिसिर मास्टर का भी है। उनके असहिष्णु व्यवहार से त्रस्त होकर ही एतवा पाहन अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और अपनी आप बीती सुनाता हुआ कहता है कि ये कौन लोग 8वीं क्लास पास कर जाएगा तो रिजर्वेशन से मास्टर बन जाएगा, हमरे कुर्सियों पर बैठने लगेगा। यही बात रहे रहे सुनाता, खजूर छड़ी से धुनते समय और जोर जोर से चिल्लाता, देखो ई कोल बकलोल को मास्टर बनेगा रे। तंग आके स्कूल छोड़ दिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक यह निष्कृष्ट और अहिंसक व्यवहार न बदलेगा, आदिवासी हित की कोई भी योजना फलीभूत न होगी और न ही उनकी समस्याओं का अंत होगा। तो ऐसा समाज में आप देखने को सुनने को जरूर आपको मिलता होगा कि देखो ये आदिवासी है, 8वीं पास अगर 8वीं पास हो जाएगा तो किसी तरह मास्टर बन जाएगा, यही कुर्सी पर बैठेगा और हमें पढ़ाएगा। तो इस तरह की अवधारणा समाज में जो है वो बनाई जा चुकी है। आदिवासी समस्याओं के संदर्भ में भी रनिंद्र ने प्रमुखता से विचार किया है। उनके उपन्यासों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विस्थापन, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, बाहरी घुसपैठ, अशिक्षा, स्त्री शोषण, धार्मिक भाषिक अस्मिता का संकट इत्यादि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय समस्याएं हैं। अध्ययन क्रम में यह ज्ञात होता है कि विस्थापन आदिवासियों की प्रमुख समस्या है और इस विस्थापन का प्रमुख कारण है ग्लोबल गांव के देवताओं की खनिज भक्षी भूख। इन खनिज भक्षी भूख को शांत करने के स्थल है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र, क्योंकि खनिज रूपी आहार इन्हीं क्षेत्रों के नीचे दबा पड़ा है। अतः उनका विस्थापन उन क्षेत्रों से आवश्यक है। इस कार्य को अंजाम देने के लिए सहारा लिया जाता है देश के विकास का और आश्वासन दिया जाता है कि पुनर्वास एवं मुआवजे का, किंतु न तो विकास के सुख में उनकी कोई खास सहभागिता होती है और न ही पुनर्वास एवं मुआवजे का कोई खास धरातलीय रूप ही होता है। वे विकास योजनाओं की भेंट चढ़कर विस्थापित होने को जहां संतप्त होते हैं, वहीं बनाम चेहरे वाले इंसानों में बदलने को अभिशप्त भी होते हैं। विस्थापन की इस टीस एवं दंश को ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के पार रुमझुम असुर द्वारा प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में भली भांति महसूस किया जा सकता है कि महोदय, शायद आपको पता हो कि हम असुर अब सिर्फ 8-9 हजार ही बचे हैं। तो आप सभी को जैसा कि पता होगा कि असुर जनजाति जो है वो खतरे में है, काफ़ी कम जनसंख्या उनकी बची हुई है। हम बहुत डरे हुए हैं, इस खत्म नहीं होना चाहते। भेड़िया अभयारण्य से कीमती भेड़िए जरूर बच जाएंगे श्रीमान, किंतु हमारी जाति नष्ट हो जाएगी। सच कहें तो हम बिना चेहरे वाले इंसान होकर जीना नहीं चाहते श्रीमान, हमें बचा लीजिए श्रीमान, हमारी आखिरी आस आप ही है। तो ये प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई थी असुर समाज के द्वारा। ऐसे में या तो आदिवासी विस्थापित होने को अभिपक्त है या फिर आंदोलित होने को है, किंतु विडंबना यह है कि न तो उनके विस्थापन को ही रोका जाता है और न ही उनकी जायज एवं लोकतांत्रिक आवाज़ को ही सुना जाता है। उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जहां मां बहन की अभद्र टिप्पणियों के माध्यम से उकसाकर अलोकतांत्रिक करार देकर बल प्रयोग द्वारा तोड़ दिया जाता है, वहीं उनके नेतृत्वकर्ता और नक्सली करार देकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसा दोनों ही उपन्यासों में वर्णित किया गया है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास की संघर्ष समिति के चाहे बालचंद असुर, रुमझुम असुर या फिर भीखा आदि नेतृत्वकर्ता पात्र हो या फिर गायब होता देश उपन्यास की दुलमी बांध विरोधी आंदोलन के परमेश्वर सिंह पाहन जैसे अगुआ पात्र सभी की हत्या कर नक्सली करार दे दिया जाता है। अगले दिन के समाचार पत्रों में उनकी ये सारी घटनाएं हैं जो कि इस पुस्तक में लिखी गई है, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। समाचार पत्रों में उनके नक्सली होने की पुष्टि भी कर दी जाती है। संघर्ष समिति के आंदोलन के दमन में पुलिस द्वारा मारे गए 6 आदिवासियों के संदर्भ में खबर छपती है कि पाथर पाट में हुए पुलिस मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए नक्सलियों में कुख्यात एरिया कमांडर बालचंद भी शामिल। यह बालचंद और कोई नहीं, संघर्ष समिति का प्रतिनिधि था जो कि अपने खेत की रक्षा में पहले ही गोनू सिंह के दल द्वारा गोलियों का शिकार हो चुका था और अपनी समिति के मांग पत्रों के साथ धरने में शांतिपूर्वक शामिल था। ऐसे में पुलिस और मीडिया के दमनात्मक रवैये को भी भली भांति समझा जा सकता है जो उन जन सरोकारों को अपनी प्रतिबद्धता को लगभग खो चुके हैं और इसी तरह पूंजीवादी विकास की अंधाधुंध दौड़ में खनिज संसाधनों से परिपूर्ण देश भी गायब होते जा रहे हैं और साथ ही उन पर निवास करने वाले मूलवासी भी गायब होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक गायब होने वाला टोला था मधुकम टोला। गायब होता देश उपन्यास का कथावाचक पात्र इसी संदर्भ में कहता है कि अब तो यह केवल नाम के लिए मधुकम टोला रह गया था, वहाँ एक नई
नकोरी चमचम करती कॉलोनी थी। ऐश्वर्या बिहार। ऊंची चारदीवारी से घिरी गगनचुंबी अपार्टमेंट से अड्डी हुई बाहरी घुसपैठ का आलम तो यह हो गया है कि मूलवासी निज घर परदेसी की स्थिति में आ गए हैं। साथ ही उपस्थित हो गया है धार्मिक भाषिक अस्मिता का संकट भी। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में रणेंद्र ने इस संदर्भ को बखूबी रेखांकित किया है कि कैसे शिवदास बाबा जैसे लोग अच्छे भले समानता पर आधारित प्रकृति पूजक धर्म को भी परिस्थितियों का लाभ उठाकर विकृत कर सकते हैं। हालांकि इस विकृतीकरण का उपन्यास की पात्रा ललिता असुर द्वारा पुरजोर ढंग से प्रतिरोध किया जाता है। वह अपनी प्रतिरोध दर्ज करते हुए और अपनी धार्मिक चेतना को व्यक्त करते हुए अपनी समाज के लोगों से कहती है कि हम प्रकृति के पूजक हैं। हमारे महादनीय महादेव वही नहीं है जो लंगटा बाबा के हैं। हमारे महादेव यह पहाड़ है, यह पाठ है जो हमें पालता है। हमारी सरना माई न केवल सखुआ गाछ में बल्कि सारी वनस्पतियों में समाई है। हम सारे जीवों से अपने गोत्र को जोड़ते हैं। छोटे जीवों को कीट पतंगों को भी अपने से अलग नहीं समझते। हमारे यहाँ अन्य की अवधारणा ही नहीं है। जिस समाज के पास इतनी खूबसूरत इतनी बड़ी सोच हो उसे किसी लंगटा बाबा या किसी और की शरण में जाने की जरूरत ही क्या है। ऐसा ही मंतव्य ज्ञाव्य होता देश उपन्यास के पात्र सोमेश्वर सिंह मुंडा का भी है कि धन और ताकत की धौंस से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने पूजा स्थल पर किसी संरचना किसी स्थापत्य की सहायता नहीं ली। न सोने चांदी की ईंटों की जरूरत है, न सिंहासन, न मुकुट की। आधी धोती पहने पाहन पुजार है। अक्षत डूब हड़िया चेंगना धूप धुवन पूजा की सामग्री है जो हमें खरीदनी नहीं पड़ती। अब कोई भी हो, लाट गवर्नर ही क्यों नहीं हो, सरना स्थल पर सब बराबर है। इन धार्मिक सामाजिक विशेषताओं के साथ ही रणेंद्र हमें उन बुराइयों और कुप्रथाओं से भी रूबरू करवाते हैं जो कि आदिवासी समाज में व्याप्त है। उपन्यासों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आदिवासी समाज में समानता का भाव अन्य समाजों की अपेक्षा अधिक है, किंतु पूर्ण समानता जैसा भाव इस समाज में नहीं पाया जाता है। जैसे कि धार्मिक कार्यों में सहभागिता तो स्त्रियां कर सकती हैं, किंतु अनुष्ठानों में वे सहभागिता नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त मुंडा समाज में बेटियों को जमीन देने का चलन नहीं है। साथ ही डायन का कोप जैसा अंधविश्वास और ससुर की खटिया पर गलती से भी बैठने पर पूरे गांव को बोझ देने जैसी कुप्रथा भी मुंडा समाज में व्याप्त है। इसी प्रकार खेरवार एवं असुर इत्यादि समुदाय में यह अंधविश्वास भी प्रचलित है कि धान को आदमी के खून में सान कर बिचड़ा डालने से फसल बहुत अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त बलि प्रथा जैसी हिंसक एवं घृणित कुप्रथा भी इन समुदायों में प्रचलित है। इस तरह अलग अलग प्रकार की कुप्रथाएं एवं अंधविश्वास अलग अलग समुदायों में व्याप्त है। किसी किसी समुदाय में बराबरी का भाव प्रबल है तो किसी में हीन है। जैसा कि ऊपर मुंडा समुदाय की स्त्रियों के संदर्भ में असमानता को उल्लेखित किया गया है। गायब होता देश उपन्यास की प्रमुख पात्रा अनुजा पाहन इसी असमानता के संदर्भ में अपनी सखी रमा से कहती है कि यह अलग बात है कि यहाँ साधारणों या मुख्य धारा की स्त्रियों से बेहतर स्थिति है, बाकी बराबरी वाली बात यहाँ भी नहीं है। न वह सरना की पूजा में शामिल हो सकती है, न अखड़ा की बैठकों में। मुंडा मान की पाहन जैसे पद भी स्त्रियों को नहीं दिए जाते हैं। मर्दों ने अपनी मिल्कियत कायम करने और समय समय पर उसे उतलाने के लिए कुछ नियम कुछ निषेध बनाए और उनके भंग होने पर सजाएं तय की हैं। हमारे मालिकों ने तय कर दिया है कि औरतें हल नहीं चला सकती, पाटा नहीं दे सकती, छप्पर नहीं छा सकती, तीर धनुष कुल्हाड़ी नहीं चला सकती, कपड़ा खटिया नहीं बुन सकती, श्मशान मसान में नहीं जा सकती, श्मशान जो होता है श्मशान घाट जो होता है वहाँ नहीं जा सकती। इन नियमों के भंग होने पर मालिकों ने सजाएं भी दी। इतने से मन नहीं भरा तो मर्द मालिकों ने छुआछूत की भी नियम गढ़े। अखड़ा में लड़का लड़की हाथ पकड़कर नहीं नाच सकते। उरावों में नाचते होंगे हम कोमपाट शुद्ध मुंडा हैं, हमारी लड़कियां लड़कों को नहीं छुएंगी। इस तरह गैर बराबरी का रूप मुंडा समाज में व्याप्त है, किंतु यहाँ पर भी यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसा गैर बराबरी का भाव प्रत्येक आदिवासी समुदाय में नहीं पाया जाता है। जैसा कि उपरोक्त वर्णित है कि उराव में लड़के लड़के एक दूसरे के हाथ पकड़कर अखड़े में नाचते हैं। इसी प्रकार शिक्षा के प्रचार से जादू टोने डायन का प्रकोप एवं खून सानकर बिछड़ा डालने जैसे अंधविश्वासों में भी कमी आई है एवं बलि प्रथा जैसी कुप्रथाओं का भी
ह्रास हुआ है। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहें तो रणेंद्र के उपन्यासों के अध्ययन से हम आदिवासी जीवन की विविध आयामों से संपूर्णता में परिचित होते हैं। उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन की विशेषताओं से तो परिचित होते ही हैं, साथ ही उनकी विसंगतियों से भी रूबरू होते हैं। आदिवासी समाज की प्रमुख समस्याओं, उनके कारणों एवं उनके निवारण के सूत्र भी हमें उपन्यासों के भीतर से प्राप्त होते हैं। एक और शोषण की चक्की में पिसते हुए आदिवासी किसान एवं मजदूर की पीड़ित दशा को सहानुभूतिपूर्ण कारुणिक का चित्रण है, तो दूसरी ओर आदिवासी जीवन की विडंबनाओं के साथ आत्मलोचन भी है। एक और आदिवासी समाज की व्याकुल एवं विवशता की मर्मकता चित्कारों की गूंज है, तो दूसरी ओर सांस्कृतिक चेतना से युक्त सख्त गतिरोध भी दर्ज है। एक और विस्थापन के कारण दर्द के हद से बेहद होने का आख्यान वर्णित है, तो दूसरी ओर व्याख्या व्यवस्था का भी विरोध है, जो किसी वर्ग विशेष के स्वार्थ से जुड़कर कार्य करती है। गायब होता देश उपन्यास के पात्र सोमेश्वर सिंह मुंडा के शब्दों में, अगर लुटियन दिल्ली के नीचे कोयला निकल आए, इलाहाबाद सिविल लाइंस के नीचे बॉक्साइट, यूरेनियम, चंडीगढ़ के नीचे आयरन और लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर के नीचे, तो क्या उजड़ेगा? उन लोगों का क्या उजड़ेगा? होगा वहाँ विस्थापन? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ रहने वाले एलिट सम्माननीय नागरिक हैं, भारत माता के खास बेटे। फिर हम क्या हैं? तो ये सारी बातें जो है वो आदिवासी जनजाति को लेकर कही गई है कि आदिवासियों को दूसरे नज़रिए से देखा जाता है। इस प्रश्न द्वारा नरेंद्र व्याकुल मानवता की संस्कृति की रक्षा का स्वर तो उभरता ही है, साथ ही उस घातक व्यवस्था पर भी चोट करते हैं जो वर्ग भेद के आधार पर कार्य करती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि रणेंद्र के उपन्यासों के अध्ययन से आदिवासी समाज के जीवन की धड़कन को सुना जा सकता है। तो ये पुस्तकें लिखी गई है रणेंद्र कुमार, जो कि झारखंड के आईएएस है। उन्होंने आदिवासियों के बीच में ही रहना और उनकी संस्कृति को समझना और उसे पुस्तकों में शब्द ब शब्द यहाँ पर हूबहू बयां करना, ये उन्होंने कार्य किया है आदिवासी समाज के लिए। और तो ये उनके लिए बहुत ही, और खासकर आदिवासी समाज के लिए और लोगों के लिए जो मन में अवधारणा बना लेते हैं कि ये जनजाति ऐसी है, तो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। इनकी पुस्तकों में जो लिखी गई है बातें, वो हूबहू लिखी गई हैं, जो कि समाज में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसमें कुछ आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी इनके बारे में, आदिवासी समाज के बारे में, और कुछ यहाँ पर आपको जानकारियाँ मिल गई होंगी कि समाज में किस तरह की कुप्रथा है और किस तरह का संस्कृति है, जो कि अलग अलग आदिवासी समाज में भी, समुदाय में भी अलग अलग, और यहाँ पर जो है वो प्रथाएं हैं और कुप्रथा भी अलग अलग समुदाय में, सभी में नहीं है। कुछ कुछ आदिवासी जनजाति में अलग प्रथा देखने को मिलती है, कुछ में अलग देखने को मिलती है, और ये बिल्कुल ही प्राकृतिक रूप से है। यहाँ पर अब मैं का जो है, मैं यहाँ होता है ना कि मैं सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा यहाँ पर नहीं है। आदिवासी समाज में हम हैं, जो कि सभी लोग मिलकर करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी जो है आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और इन महत्वपूर्ण बातों को समझ सकें।